मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। विषाद के दिन है। बहुत समय बाद, हमारी पीढ़ी में तो पहली बार, और शायद ऐसी कुछ ही लोग होंगे दुनिया में जो स्पेनिश फ्लू के ज़माने में रहे होंगे और अब कोरोना को देख रहे हैं। विषाद की ऐसी अवस्थाओं में दुनिया में जो दानिश्वर हैं वो इस सब को किस तरह से लेते हैं, लोगों के दुख को, सत्ता का सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिशों को, और उसके बीच जो मनुष्यता का अपना मनुष्य बने रहने का संकट है, मनुष्यता को बचाए रखने का संकट है, इसको तरह तरह से डिपिक्ट किया गया है। लिटरेचर में, आर्ट में, और किसी भी किस्म के फॉर्म में जिसमें आदमी अपना रिएक्शन प्रस्तुत करना चाहता है। बहुत कालजयी रचनाएं आई हैं, अल्बर्ट कामू के प्लेग से लेके 1984 जॉर्ज ऑरवेल का, और बहुत हैं, बहुत बड़ी संख्या है इसकी। ये पूरा एक शास्त्र है। आज इस बेहद गंभीर विषय पर बातचीत करना है आपसे। कभी कभी हट के कुछ बातें होनी चाहिए कि जो रूटीन है उससे थोड़ा अलग हट के कुछ ये बातें भी होनी चाहिए, इसलिए बात आपके सामने। ये जो कार्यक्रम आप तक जा रहा है, ये हम लोग घरों में नई तकनीक की वजह से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और बातचीत कर लेते हैं। ये हमारी सदी के लिए एक सौभाग्य की बात है, लेकिन ये जो महामारी का काल है, ये पिछली 2 सदियों से कम रिकॉर्ड है कि किसी भी नई सदी के सन 17-18 से लेके 22-23 तक ये बीच में किसी न किसी किस्म की महामारी हुई जरूर है। ये पिछली सदी में भी हुई थी, 1918 से 20 तक चली थी। उसके पहले भी हुई थी, 17 से 23 तक चली थी। और उसके पहले का इतिहास नहीं मालूम है, लेकिन उसके पहले तो ऐसी महामारियां और ज्यादा इसलिए हुई होंगी कि तब दुनिया के पास वैक्सीन जैसी चीज नहीं थी, दुनिया के पास इलाज के इतने साधन नहीं थे, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के बारे में जानने के लिए इतनी तकनीक विकसित नहीं थी जितनी आज है। लेकिन इन महामारियों ने मानवता को जो चुनौती दी और जो बड़े लेवल पर मनुष्य का संहार किया, उसने एक अलग तरह का विषाद पैदा किया समाज में, मनुष्य में, सोच में, समझ में, राजनीति में, सत्ता में, उसके तंत्र में, लोगों पर बनाए हुए कानूनों में, बहुत सी चीजों पर उस पर बहुत गंभीर असर डाला। और उस असर से जाहिर है कि उसकी जो एक तरह से मनुष्य के विवेक की प्रतिक्रिया होती है, जो कला के रूप में आती है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कविता लिखी जाए, चाहे उपन्यास लिखा जाए, चाहे लेख लिखा जाए, भाषण लिखे जाए, तो ये सब इन फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में वो रिएक्शन आता है मनुष्य का, और वो समय समय पे दर्ज हुआ है। और पिछली सदी तो चूंकि बहुत ही सक्रिय सदियों में से एक थी मानवता के इतिहास में, हो सकता है कि उससे ज्यादा हो, चूंकि तकनीक का विकास इतना हो चुका है, इतना तेज हो रहा है और लगातार अनवरत जारी है। लेकिन उसकी सक्रियता की वजह से इन चीजों में बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं सामने आई। आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। इसको अंग्रेजी में एक शब्द दिया गया है जो मतलब जो इसको डिपिक्ट करता है, जिससे एक तरह से कहें, आप एक शब्द में आप इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जिसमें भविष्य की ऐसी परिकल्पना होती है जो बहुत ही डरावनी है, बहुत दुखद है, और उसमें बहुत तकलीफ है और बहुत तरह का विषाद है। वो सब मिलजुल के उसमें आता है। आदमी बिल्कुल जिसे कहा जाए, लेकिन ये वक्त ही ऐसा है कि इस तरह की चीजें उसमें विचार में आती हैं। ऐसी रचनाएं उस समय आई। अंग्रेजी में ये शब्द है, इसका हम लोग उर्दू हिंदी में ढूंढ रहे थे, नहीं बात बनी, तो इसको अंग्रेजी से ही लीजिए। इसको कहते हैं डिस्टोपिया। तो आज हम लोग डिस्टोपिया पे बात कर रहे हैं, और हमारे पास राजू शर्मा जी मौजूद हैं, जो आज वो अफसर नहीं है, आज वो दानिश्वर है। और दानिश्वर राजू शर्मा आपको बताएंगे कि डिस्टोपिया दुनिया में पिछली सेंचुरीज में और उसके पहले भी मानवता के इतिहास में कैसे कैसे क्या क्या असर डाला है, उससे क्या क्या पैदा हुआ है, उसमें क्या हुआ है। और अब इस सदी में हम लोग जिस हाल में हैं, और अगर ये चीज बढ़ती है
जैसा अभी तक तो बहुत साफ नहीं है कि वैक्सीन कब आएगी, और वैक्सीन जब तक नहीं आएगी तब तक जो अर्थव्यवस्था दुनिया की जिस तरह से चौपट हुई है, और उसकी वजह से सरकारें जिस तरह के कानून कायदे और मनुष्य पे कब्जा करने की कोशिशें कर रही हैं, उस सब से किस तरह का कला की प्रक्रिया उस पर किस तरह से आएगी। तो डिस्टोपिया पे बात शुरू करते हैं। राजू शर्मा जी, कुछ हमारे दर्शकों को पहले, जैसे मैंने भूमिका दी, अब आप अपनी भूमिका इसके सामने रखें तो लोग जान जी सकें कि वाकई क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इसको व्याख्यायित कर सकता हूँ। इसके लिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है। ये शब्द बहुत ही गूढ़ है। जी धन्यवाद शीतल जी। हम लोग परिपेक्ष जिस परिपेक्ष में बात कर रहे हैं वो तो इस वक्त चलती हुई महामारी है, जी जिसे पेंडेमिक कहा जा रहा है, जी जो कि एपिडेमिक से आगे की संज्ञा है, सबसे बड़ी संज्ञा है। जी और उसके प्रति इंसान का कलात्मक रवैया या इमोशनल रवैया या इंटेलेक्चुअल रवैया, या उसको वो कैसे आत्मसात करता है, सभ्यता उसको कैसे आत्मसात करती है अलग अलग देशों में, अलग जी अलग समाजों में, जी आ, इस पे हम बात कर रहे हैं। और ये कई फ्रेम्स से हम लोग कर सकते हैं। जी एक फ्रेम जो हमें अपनी बातचीत के दौरान आपसे जब बात हो रही थी, जो बात हुई, तो हमने कहा था कि चलो इसको हम यूटोपिया और डिस्टोपिया के फ्रेम से शुरू करते हैं। जी ये नहीं है कि डिस्टोपिया या यूटोपिया का जो लिटरेचर है या जो उनकी फिल्में हैं या उससे जुड़ी कलाएं हैं, वो पेंटिंग। कोई वो केवल महामारियों के बारे में अभिव्यक्ति है, ऐसा नहीं है। अच्छा, शुरुआत मैं इस तरह से करता हूँ कि महामारी की बात त्रासद चीज होती है, डरावनी चीज होती है, समझ में नहीं आती। लेकिन हम देखते हैं कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई, इंसान जब आसमान में बिजली कड़कती हुई सुनता था या बादल गरजते हुए सुनता था, वो सूरज का, चांद का को देखता था और प्रकृति के प्रकोप देखता था, वो भूचाल देखता था, वो तबाही देखता था, वो सुनामियां देखता था। तो ये तो सबको पता है, बल्कि ये तो अब पार्ट बन गया है हमारे हमारे थिंकिंग का या हमारे इमोशन का, कि मिथक जितने शुरू से सृजित होने शुरू हुए, ईश्वर की परिकल्पना हुई, तरह तरह के भगवान इजाद हुए, नीचे प्रकृति की वर्शिप होती थी। जो ट्राइबल सोसाइटीज में तो प्रकृति, पेड़ पौधे, तूफान सबकी की जाती थी। एक्लिप्स आया तो राहु केतु की परिकल्पना हो गई। तरह तरह की आप देखेंगे पूरा साहित्य और हमारे मिथक इन चीजों से भरे हुए हैं। वो अ, कई स्तरों पर वो अभिव्यक्ति होती थी। डर के स्तर पर होती थी, कौतिक कौतुक के स्तर पे होती थी, कर्तव्य के स्तर पे होती थी, और कल्पना के स्तर पर होती। एक तो ये था। जो कीटाणु वाली जो महामारियां या मृत्युएं हैं, वो थोड़े अलग किस्म से इंसानी समाज के सामने आई, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। उसको समुद्र तो दिख जाता था, उसको सूरज भी दिखता था, उसको बिजली भी दिखती थी, लेकिन जब बीमारी होती थी तो उसके कीटाणु तो ना बैक्टीरिया देख पाता था, ना वो वायरस, उनके बारे में जानता तक नहीं था। तो वो फिर उन्होंने माताओं की शक्ल ली, बड़ी माता, छोटी माता। पूजने के अलावा उनके पास, कम से कम भारत के समाज में अगर हम पूरा खंगालें, तो पूजने की एक पूरी परंपरा या चल निकली। जी अभी भी जो हमने कागज आपस में एक्सचेंज किए, उसमें जिक्र है कि तमिलनाडु में एक मरियम्मन टेम्पल है, जी जी मंदिर है, जिसमें आज भी पूजा होती है। जी जी और वो बना था ये महामारी के संदर्भ में ही बना था। जी जहां तक मेरी याद आती है, ये उससे प्लेग से जुड़ा हुआ था। जी जी और अ, उस वो मतलब प्लेग के साथ वो मंदिर बन गया। उस मंदिर की पूजा से लोगों ये धारणा थी कि ठीक हो सकते हैं।
और उसके चारों तरफ तरह तरह के जरा गाने। मैं कह दूं, मेरा जो नाम है शीतला, मेरा ओरिजिनल नाम शीतला है। तो ये जो है शीतला माता। एक देवी है जो निश्चित तौर पर स्मॉल पॉक्स जो हमारे चेचक हुआ करती थी, चेचक भी एक बड़ी महामारी की तरह से था, ये उससे डर के इनका मुझे लगता है कि आविष्कार हुआ, क्योंकि इसका इनसे बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ाव है। मुझसे मेरे बड़े भाई को चेचक से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो डर के मारे मेरा ख्याल है मेरे पेरेंट्स ने उस समय वो एक सुरक्षा रखने के लिए, एक सुरक्षा कवच के लिए मेरे नाम को इस तरह से धारण किया कि वो देवी उससे रक्षा करेंगी। तो वो निश्चित तौर पर इस जो आप कह रहे हैं उसमें काफी जमीन है, काफी सही बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी दिशा में जरा मुझे बढ़ने दें थोड़ा। तो अच्छा, लोग नाम, जैसे आपने नाम की बात की, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत लोगों ने चीचक दास नाम रख दिया हो, या मतलब जो भी उस बीमारी का उस वक्त नाम था, या जो भी चीजें। और तमाम किस्म का जो सस्ता साहित्य होता है, छोटे छोटे गीत होते हैं, आम भाषा में जो बातें की जाती हैं, वो खूब सर्कुलेट होती थी सोसाइटी में, क्योंकि ये एक तरीका था सूचना के आदान प्रदान का। ये एक तरीका था ये आपस में बांटने का कि भाई इसमें क्या लगा लें शरीर पर, या क्या खा लें, पत्ते खा लें कौन से पौधे का। तो इस तरह की चीजें चल रही। दूसरी चीज जो इंगित करनी चाहिए कि महामारी का पहला बड़ा प्रभाव जिसके बारे में लिखित दस्तावेज हैं, वो 500 सन के आसपास की बात है, जब रोमन एम्पायर में प्लेग आया। उसके बाद मुख्य रूप से प्लेग तो आता रहा, 10वीं विश्वव्यापी भी था। हाँ, विश्वव्यापी था, और चूहे के माध्यम से और फ्लीज के माध्यम से फैलता था। चूहे जो है वो शिप पे, जहाज पे होते हुए पूरी दुनिया भर में चले जाते थे। जहाज जी। हाँ, तो ब्लैक डेथ के नाम से, प्लेग डेथ के नाम से, उसमें इतना जबरदस्त मॉडर्न साहित्य भी निकल के आया। कमू ने द प्लेग के नाम से एक बहुत जबरदस्त। जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये बैक्टीरियल जो बीमारियां होती थी, जो कि हवा से और इन वायरस की जगह जो अलग अलग तरीकों से, पानी के माध्यम से, फीसिस के माध्यम से फैलती थी, कॉलेरा हो गया आपका, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये बहुत भयानक। अच्छा, इनमें मोर्टेलिटी रेट भी 30%, 40%, 80%, बड़ी मात्रा में तो कोई लगभग बचता ही नहीं था कि बड़ी मात्रा। अच्छा, लोग जो है उन समयों में अगर किसी को बड़ी मात्रा हो जाती थी तो इंतजार किया जाता था कि वो हो जाए, उसके बाद नामकरण करें, क्योंकि उसके बाद इम्यूनिटी मिल जाती थी तो डर नहीं रहता। तो इस तरह की चीजें चलती रहती। हिंदुस्तान में जो आखिरी बड़ी महामारी आई, वो स्पेनिश फ्लू 1918 में आया। उसके बाद एक शताब्दी बीत गई। हमारे समय में जिनकी हमको याद है, कोरोना वायरस की ही कई बीमारियां, H1N1 आया, बीच में एड्स आया, और चलता रहा और चलता रहा, और दुनिया में कम से कम नहीं तो 3 से 5 करोड़ लोग उससे मरे हैं। उसके बारे में जिक्र इतना ज्यादा समाज में नहीं फैला, क्योंकि वो खास किस्म के लोगों के बीच चला था। फिर उससे पहले भी तरह तरह की महामारियां चलती रही। अब जो एक कोरोना आया, और कोरोना की भी कुछ विशेषताएं हैं। जो दो विशेषताएं हैं, वो एक ये कि इतना लीथल नहीं है, और दूसरा लेकिन जबरदस्त तरह से लोगों में फैलता है। दूसरा ये कि संक्रमण उसका बहुत तेज होता है, इन्फेक्शियस बहुत है, जो होता है। और तीसरा ये कि 60 के ऊपर के लोगों को खास तौर से प्रभावित करता है। जो भी थोड़ा सा कमजोर है उसको दबोच के उसकी हालत पतली कर देता है। तो इतना कह के अब हम आते हैं यूटोपिया डिस्टोपिया। तो यूटोपिया का एक शब्द आसान सा हिंदी में बनता है आदर्श लोग। आदर्श लोग। तो आप डिस्टोपिया को कह दीजिए अनादर्श लोग। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चूंकि दोनों
इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं कि सब अच्छा ही अच्छा या सब बुरा ही बुरा, और यूजुअली समाज और इंसान जो है वो अच्छे बुरे और दोनों का मिश्रण रहता है। तो जी कई स्तरों पर देखें तो यूटोपिया डिस्टोपिया दोनों में बहुत फर्क नहीं है। यूटोपिया की कल्पनाएं ही डिस्टोपिया की तरफ ले जाती हैं। जी डिस्टोपिया में दो मुख्य धाराएं, अगर आप राजनीतिक स्तर पर देखते हैं या सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो हैं। पहली धारा जिसका सबसे बड़ा परचम है जॉर्ज ऑरवेल जी 1984। उन्होंने एक पूरी वोकैबुलरी दी हमको इसके बारे में, डबल थिंक, बिग ब्रदर, जी वॉचिंग यू, न्यूज स्पीक। और वो डिस्टोपिया ये था कि सरकार इतनी सर्वव्याप्त, इतनी शक्तिशाली, इतनी सदा देखने वाली और सर्वेलेंस करने वाली, इतनी प्रताड़ित करने वाली, अत्याचारी है कि इंसान का कोई मतलब, इंसान दब दुबा के कुचल कुचला के बिल्कुल आप एक ऐसे समाज में पहुंच जाते हो जहाँ ना आजादी है ना कुछ है। हर जी चीज का जो कहा जा रहा है उसका कुछ और ही अर्थ है। जी झूठ की वो आधार है, सारी सारी चीजें काफी लोग जानते हैं। जी तो इस पे फोकस अभी भी है। अभी भी आज के हालात में भी जब हम तानाशाही या मेजोरिटेरियनिज्म इन चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑरवेल को या उसके समकक्ष लोगों को याद करते हैं। जी जी लेकिन ज्यादा दिलचस्प एक धारा है जिसे एल्डस हक्सली नाम के एक लेखक ने हम्म फेमस की, हम्म और जो कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड उन्होंने एक novel लिखा। जी और उसकी धारणा ये थी कि इंसान जो है उसको केवल बड़ी शक्ति और सर्वेलेंस और डर और प्रताड़ना से ही काबू करना एक तरीका नहीं है। उसको काबू ऐसे भी किया जा सकता है कि उसको इतना सराबोर कर दो ऐसी चीजों में, डिस्ट्रैक्शंस में, खुशियों में, और अजीब तरह की एक ऐसा भाव व्यक्ति में आ जाता है कि वो अ, भाईचारे का भाव या सामाजिक भाव वो सारे उससे खत्म होते चलते हैं। आप कंडीशन कर सकते हो इंसान जी की। जी बिहेवियरल साइंस बताती है, हमको सिखाती है कि इंसान को कंडीशन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे फेसबुक आजकल हमको कंडीशन करता है। हमने, आपको याद हो, एक पहला प्रोग्राम सर्वेलेंस कैपिटलिज्म पे जी किया जी था, जी 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 बात को हम सामने लाए थे। तो उसने जो नॉवेल लिखा ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो ऐसे समाज की परिकल्पना थी जहां फैमिली समाप्त हो चुकी है, कोई फैमिली नाम की चीज नहीं रह गई। बच्चों का प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज में। हाँ, लड़ाइयों को इस तरह से देखते हैं जैसे कि टीवी पे खेल चल रहा है। तो वर्चुअल के बीच का भेद लगभग खत्म सा हो गया है। और ये आप चारों तरफ बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में देख रहे हैं कि हर चीज जैसे कि मतलब न केवल इररिलेवेंट हो गई है बल्कि महत्वपूर्ण विषय जैसे गौण या आपके सोच से बाहर होते जा रहे हैं। और केवल प्लेजर की और हेडोनिज्म की एक अजीब सी दौड़, लिप्सा में आप लगे हुए हैं। तो इससे ये स्थिति आती है कि आप ऐसी व्यवस्था में जहां पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहां पे रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म है, जहां पे हर आदमी अपने आप को 30 मार्का समझता है, लगता है कि दुनिया में इंसान बहुत शक्तिशाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना कर रहा है कि सब कंट्रोल हो जाएगा। और ये सब हो रहा है जबकि एक तरफ अथाह न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है कि दिख रहा है कि प्रलय टाइप की स्थितियां पैदा होंगी। चारों तरफ आप इनइक्वालिटी, असमानताएं देख रहे हैं, भयानक विद्रूप और त्रासदियां देख रहे हैं। जी लेकिन सोच के स्तर पर इतना अजीब तरह का, आप टिकटॉक बिहेवियर कह लीजिए, आप टिकटॉक के वीडियो में जो होता है उस तरह का बिहेवियर चारों जी तरफ व्याप्त है। तो ये, यही तो एल्डस हक्सली कह रहा था। तो ये भी एक डिस्टोपिया है। इसका एक आपको इंटरेस्टिंग लगता है एक, कि हेस्ले जो है वो ऑरवेल से ज्यादा करीब है आज के वक्त से? आ, मेरे ख्याल से मैं 60-40 के रेशो में कहूंगा, क्योंकि ऑरवेल उतना महत्वपूर्ण
पहले तो बहुत महत्वपूर्ण था। या ऑरवेल जो है बेस स्ट्रक्चर है, हेस्ले ने उस पर सुपर स्ट्रक्चर बहुत ढंग से डिफाइन किया है, क्योंकि लिखने के वक्त में एल्डस हक्सली ये कह रहा है कि जो सोवियत यूनियन में हुआ या बड़ी व्यवस्थाओं ने इतने सारे मैकेनिज्म यातना के क्रिएट किए, वो ये कह रहा है कि सबकी जरूरत नहीं है, इन सबको बंद भी अगर आप कर दो, और ये आपको नजर आ रहा है जहां बड़ी से बड़ी तथाकथित डेमोक्रेसीज में खुशी खुशी लोग अपने अधिकार सौंप के और जिसे कहते हैं कि पूरी एक अथॉरिटेरियन तानाशाही रेजीम में शामिल और उसमें रहने को तैयार हैं। और ये सारी चीजें आपका कोरोना के वक्त का वक्त बहुत ही नंगे तरीके से उस पर लाइट फेंक रहा है कि आज की तारीख में अगर आप ये परिकल्पना करें कि कोई नेता कहे कि नहीं भाई लॉकडाउन के बाद मैं थोड़ी सी ढील देना चाहता हूं, और सारा समाज, मतलब सारा समाज, मुखर समाज की बात मैं कह रहा हूं, जिसके पेट में अन्न नहीं है उसको आप अलग रख दीजिए, उनकी चीजें दूसरी होती हैं, वो भीख मांग रहा है उस नेता से कि नहीं हमको लॉकडाउन में और आगे भी रख दो, ये मानते हुए कि खाने वाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो आप एक तरह से तो न जेल की जरूरत है न डराने की जरूरत है, आदमी खुद तैयार है परतंत्र होने को, दास बनने को। ये एल्डस हक्सली का खास मैसेज था सन 50 सन 60 के बाद का, और सही दिख रहा है। और यही जो हम आज की तारीख में जिसको हम पॉपुलिस्ट लीडर्स कहते हैं ना, पॉपुलिस्ट समाज या व्यवस्थाएं, उसमें हमको नजर आ रहा है। और इसीलिए हम बड़े बड़े अब हॉलोकॉस्ट टाइप की जो चीजें होती थी और बड़े बड़े गुलाग बनते थे, उनकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्तियों को, उसके भावनाओं को इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और एक दिशा दी जा सकती है कि आप उसी से अपना काम, फेसबुक के माध्यम से वो काम कर सकते हैं जो एक जमाने में ओड़े और बीड़ियों से किया जाता है। इसमें एक विचलन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो साइंस फिक्शन से दिखता है। एक छोटी सी कहानी एसिमोव की मुझे याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लिखी थी, जिसमें ये था कि समाज में सारे लोग एक तरह से व्यवहार कर रहे थे और उनको उनके हिसाब से काम दे दिए जाते थे। कोई अध्यापक बन गया, कोई कारपेंटर बन गया, कोई शॉपकीपर बन गया। बट कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को अलग हटा के और कोई भेज दिया जाता था, जैसे फिर उसके बाद वो नजर नहीं आता कभी भी। तो ये सब चलता रहा, मतलब समाज चल रहा था, सबको पता था कि ये इसमें फिट हो गया, ये इसमें फिट हो गया, कुछ लोग गायब हो गए। बाद में ये सामने आता है कि जो लोग गायब हो जाते थे, जो ये माना जाता था कि कहीं फिट नहीं करते, मतलब लगभग पागल या विक्षिप्त की श्रेणी है, उनकी एक अलग जगह थी, वहां वो रहते थे। और पता है उनसे क्या अपेक्षा थी उस समाज को? उनसे अपेक्षा थी कि वो ओरिजिनल थिंकर्स थे, वो नई इनोवेशंस प्रोड्यूस करते थे। तो जब विकास टेक्नोलॉजी का हो या सोच का हो, वो वही तथाकथित पागल लोग जो कहीं फिट नहीं कर रहे थे वो प्रोड्यूस करते थे। वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई थे उस समाज की। ये कहानी दर्शाती है इम्पोर्टेंस डिसेंट की, और जो नॉन कन्फॉर्मिज्म कुछ लोगों में व्याप्त रहती है ना, जो वो लोग जो है लीक पर नहीं चलते हैं, लीक से हमेशा सवाल पूछ के और इधर उधर जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी एसिमोव की, बहुत पहले की लिखी हुई। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी चैलेंजेस हैं जो इस सदी में हम लोगों के सामने हैं, और ये जितने क्लिष्ट हो गए, जितने कॉम्प्लेक्स है और जितना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और टेक्नोलॉजी में जिस तरह का रिवोल्यूशन हो रहा है, कम से कम कम्युनिकेशन वगैरह के सेक्टर में तो समझ से परे है, और जितना आदमी सोचता है उससे नई चीजें उससे ज्यादा आ जाती हैं। इनको फिक्शन एड्रेस कर पाएगा आज के जमाने का? आपको लग रहा है इस समय जो लेखक आपके चारों तरफ हैं दुनिया में, वो ऐसी कुछ रचनाएं पिछले 2-4-5 सालों में आई हैं? डॉक्यूमेंट्रीज बहुत है और रिपोर्ट्स बहुत हैं, सीधे डायरेक्ट किताबें बहुत हैं, लेकिन फिक्शन
क्या इसको एड्रेस कर सकता है, कला इसको एड्रेस कर पाएगी? फिक्शन, देखिए साइंस फिक्शन और स्पेक्युलेटिव फिक्शन जो है वो एक पूरा जॉनर है जो लगातार इन प्रश्नों को साइंस फिक्शन के तरीके से, जहां प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, इंसान मार्स पहुंच गया और सूरज पे भी कब्जा कर लिया, उस तरह की नई वहां उस माध्यम से उसको कैप्चर तो करने की है कोशिश जी। करता है। हाँ, तो साइंस फिक्शन एक है, कलाएं हैं वो सांकेतिक तरीके से चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। अब एक नॉवल मुझे याद आ रहा है, ब्लाइंडनेस, सारामागो एक, चर्चा, जी जी जी। जी, सारामागो ने एक, ये पोर्चुगीज राइटर है, नोबेल प्राइज मिला 1995 में, इन्होंने एक किताब लिखी ब्लाइंडनेस। जी जी। और उस किताब में ये था कि अचानक एक अनजान बीमारी जी कि व्यक्ति कार चला रहा है और अचानक जो है वो अंधा हो गया। अंधा मतलब कि उसको सफेद सफेद दिखने लगा और कुछ दिखाई नहीं दिया, और कोई कारण उसका समझ में नहीं आया कि ये कैसे सफेद अंधा हो। जी और वो छूत की बीमारी है कि वो अस्पताल, एक डॉक्टर के यहाँ गया दिखाने के लिए, तो वहां पर जितनी नर्स थी, जितने लोग थे, वो भी अंधे हो गए। तो अंधापन बढ़ने लगा, चलते चलते कार रुक गई और कार का जो ड्राइवर था वो अंधा हो गया। तो एक शहर में, अनाम शहर में ये सब घट रहा था, तो कैसे वहां के समाज ने, उस शहर ने रिएक्ट किया। सबसे पहले तो घबराहट में उन्होंने, जितने अंधे उनको दिखे, वो फैल रहा था धीरे धीरे, उनको एक जगह एक पागल खाने में उनको भर दिया गया, वहां पे उनको छोड़ दिया गया। और चूंकि वो छूत की बीमारी समझी जा रही थी, तो वहाँ बाकी जो समाज था उस शहर का और बाकी जो व्यवस्थाएं थी, उन्होंने उसको बंद करके और वो वहां से गायब हो गए कि ये अब उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। फिर कैसे वो जो लोग थे वो किस तरह से आपस में लड़ रहे थे, किस तरह से वो गैर मानुषी हो गए, बलात्कार की घटनाएं और बिल्कुल अमानवीय घटनाएं हुई। और उसमें अब ये फिक्शन राइटर ही करता है कि उसमें एक औरत की कैटेगरी उसने बताई। एक औरत थी जिसपे इस बीमारी का असर नहीं था, लेकिन वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी, तो उसने झूठ बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा था, उस पर असर नहीं हुआ। तो वो एक तरह से मार्गदर्शिका, स्पिरिचुअल भी और फिजिकल भी बन गई उस ग्रुप का। उसमें मतलब वो एक विकल्प थी कि कैसे ये जो अमानवीयता चल रही है, इसमें मानवीयता कैसे आए, कैसे ये इसको हैंडल करें। तो ये लोग फिर असाइलम अल्टीमेटली टूट गया, फिर ये लोग बाहर निकले, बाहर भी अराजक की स्थिति, बिल्कुल ऐसा विप्लव होता है, या समझ लो कि समाज का अंत होता है, विद्रूप होता है, उसकी पराकाष्ठा के वर्णन है उस। और फिर अचानक एक दिन जो दूधिया अंधापन आया था वो अचानक गायब भी हो गया। तो उसके बाद जो वो लोग फिर जिस जगह वो बंदी हैं उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। बाहर अजीब तरह की विद्रूपताएं, जिनकी आप कल्पना ही कर सकते हैं, कल्पना नहीं भी कर सकते हैं, छाई हुई है। और इंसान इंडिविजुअल के लेवल पे, समाज के लेवल पे, व्यवस्था के लेवल पे कितनी चीजें क्षण भंगुर होती हैं और कैसे वो बिल्कुल धराशायी हो जाती हैं सेकंड्स में, उसके वर्णन है। और आशा भी है उस औरत के माध्यम से जिस पे इस बीमारी का असर नहीं हुआ है। और फिर अचानक एक दिन जितनी अननोन तरीके से वो बीमारी शुरू हुई थी, सफेद अंधे, हाँ, वो गायब हो जाती है। तो ये नॉवल एक था जिसने इन चीजों को हैंडल करने की कोशिश की। जो और 25 जो, सालों से ये सबसे बड़ा नॉवेल रहा है, इसको क्लासिक भी मान लेते हैं लोग आजकल तो। जी, उनको नोबेल प्राइज जी जी, 1995 नोबेल में उनका निकला था, और जी 1998 में उन्हें नोबेल मिला। और एक दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद उन्होंने एक नॉवल लिखा, सीइंग। ये ब्लाइंडनेस था, वो सीइंग था वोटिंग के बारे में। अच्छा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दिलचस्प है कि उसमें ये वर्णन था कि एक शहर या म्युनिसिपैलिटी है, वहां पे बड़ी बेकार सी सरकार है, और लगता है कि वो थोड़ी सी अमानवीय टाइप की सरकार रही होगी। तो वहां इलेक्शन जब होते हैं तो लोग कोई प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन वो जाते हैं और बैलेट पेपर को खाली छोड़ के डाल आते हैं।
तो वहां 80-90% लोग जो है वो किसी को वोट ही नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वैध सरकार गठित ही नहीं हो पाती। वहां 3 बार इलेक्शन होते हैं और तीनों बार ये स्थिति पाई जाती है। तो एक अजीब सी परिकल्पना राइटर ने की कि सरकार जो है वो शहर का और लोगों का बहिष्कार करके शहर छोड़ के चली जाती, सारे मंत्रा क्या बात है, क्या बात है। सीन नाम है तो अगर हम कभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे तो इस नॉवल को एक एलेगोरी के रूप में, एक मेटाफर, रूपक की तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। ये आनंद की बात है कि हम लोग डिस्टोपिया से शुरू हुए और थैंक्स टू सरामागो की उसने हंसा दिया है अपनी अगली रचना। क्या बात, क्या बात। तो खैर बैक टू वर्तमान, जो आज का वर्तमान है उसमें केवल ये देखने की बात है, सजग होने की बात है कि कोरोना ने एक अजीब तरह से ऐसा नंगी रोशनी जो है सारी चीजों पे, इंडिविजुअल इंसान से लेके सामाजिक व्यवस्था और संरचनाओं पर डाल दी है कि उससे छिपना संभव नहीं है। लेकिन दुख की बात ये लगती है कि अधिकांश जो प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि हमारी जो इस समय की व्यवस्थाएं जो चल रही हैं वो इससे कुछ सीखेंगी। जो डर इस समय चल रहे थे, जो फीलिंग्स इस समय चल रही थी, वो शायद गहरी होंगी। रेशियल भावनाएं बढ़ जाएंगी, जेनोफोबिया बढ़ जाएगा, तानाशाही बढ़ जाएगी, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। लग रहा है कि ऐसा ही आगे होने वाला है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। और इसमें हर व्यक्ति की, हर गुट की, हर सामाजिक संगठन का एक रोल है कि ऐसा ना होने दें। इसके खिलाफ सोचें, इसके बारे में सोचें। तो लेकिन बहुत सी चीजें ये साफ करता चल रहा है कोरोना। क्योंकि एक चीज ये साफ कर दी कि इतने विकास के बाद भी 100 साल बाद एक ऐसा प्रकोप आया स्पेनिश फ्लू के बाद, और सरकारों का रवैया जो है वो एक स्तर पर ऐसा रहा कि जैसे कि आप भाग रहे हो डर के मारे कोरोना से। आप उससे निपटने की जगह आप उसको, जैसे कि कोई भी इस तरह की बीमारी से निपटा जाता है, वो आप कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी पॉलिसीज जो है वो डर पर और अजीब टाइप की एक इरेशनैलिटी पर भी आधारित है। क्योंकि आप लॉकडाउन में, संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थितियों में देख रहे हो, इसके बारे में कई फिलोसोफर्स जो हैं इसके बारे में लिख रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो हम कभी और डिस्कस कर सकते। जी 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 जी। तो इसके अलावा और कोई कड़ी जो छूट गई हो? नहीं, ये काफी है। और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। दर्शकों को, इतने बड़े बड़े तमाम लेखकों से, बहुत सारा हिंदी साहित्य में तो, और हिंदी समाज में, साहित्य में तो जरूर बहुत से लोगों ने इन नामों को सुन रखा है। कल तो पामुक साहब ने भी लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में इसी सब पर। ये पुराना द प्लेग वगैरह से शुरू किया है और सारे लिए हैं उन्होंने। अच्छा। तो हाँ, तो दुनिया में लोग सोच समझ तो रहे हैं इस दिशा में कि ये सब फिर कई मनुष्य चीजें कब्जे में लेने का औजार बन जाता है, विपत्ति भी औजार बन जाती है। कई चीजें हम भूल गए कहना। जैसे एक अच्छी चीज जो कहने से रह गई कि जब स्पेनिश फ्लू हिंदुस्तान में आया था 1918 में, तभी गांधी जी खेड़ा में थे, गुजरात में उनका वल्लभ भाई पटेल के साथ वो जो एजिटेशन चल रहा था। जी जी। उसके बाद राउलेट एक्ट आया। उस फ्लू में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय 3 वेव्स में मृत्यु हुई। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी गांधी त्रासदी जी रही। की बहू की भी मृत्यु हुई थी, हरिलाल की बीवी की भी मृत्यु हुई थी। जी, गांधी जी खुद बीमार हुए थे, लेकिन इस फ्लू से नहीं, वो इस फ्लू से नहीं, उनको दूसरी बीमारी थी। जी जी। हाँ। लेकिन लेकिन ये इसका इस पर बहुत ज्यादा काम हिस्टोरिकल इतना नहीं हुआ हुआ, नहीं है। वही उनके एक वही पोते ने लिखा है। वो कौन, तुषार गांधी ने लिखा है।
लेकिन एक मोटी बात जो कही जाती है वो ये कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसका मास मूवमेंट के रूप में जो तब्दीली हुई और गांधी जी एक मास नेता के रूप में सामने आए और वो एक व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन और फ्रीडम स्ट्रगल बना, उसमें इस फ्लू की बहुत बड़ी भूमिका, उस त्रासदी की बहुत बड़ी। अब देखना यह है कि ये लॉकडाउन और ये जो कोरोना है, इसकी जो त्रासदी है वो हमारे भारतीय समाज, वो सारे लोग जो सड़कों पर अभी भी चल रहे हैं, घूम रहे हैं और त्रस्त हैं, वो कैसे इसमें अगर सजग हैं तो किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन में भागीदार होते हैं, ये आगे का वक्त ही बताए। इसी बात पे इसको समेटते हैं। इतनी शानदार बात ये हो गई है कंक्लूसिव आपकी, इस उम्मीद की, इस डिस्टोपिया पे बात करते हुए इस यूटोपिया पे इसको खत्म करते हैं। तो आनंद आया, बहुत मजा आया, और फिर हम लोग इस तरह की चर्चा करेंगे हिंदी के पाठकों के साथ, दुनिया भर के लेखकों का, दानिश्वरों का और तमाम सोचने समझने वालों का, फिलोसफरों का, उनकी बातचीत को भी लेके आना और उनके बीच इस चर्चा को बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने बहुत कठिन प्रसंग को बड़ा सरल करके पेश किया। मेरा ख्याल है हिंदी के पाठकों को भी और हिंदी के श्रोताओं को भी आनंद आना चाहिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।